तो इस न्यूज़ का जो टाइटल दिया गया है आर्टिकल का, दैट इज़ पीओके इज़ अवर्स। जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है या पाक अधिकृत कश्मीर है वो हमारा है, ऐसा इनका कहना है। एंड जम्मू कश्मीर पेड फॉर नेहरू ब्लंडर्स, कि नेहरू ने जो भी ब्लंडर्स किए जम्मू कश्मीर को उसकी वजह से भुगतना पड़ा। और आर्टिकल 370 जो है वो सभी प्रकार के जितने भी आतंकवाद अभी तक कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में फैला है, 370 उसकी जड़ थी, इसीलिए 370 को हटाया गया। ये बातें यहाँ पर जो हमारे गृह मंत्री हैं, ठीक है, होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनका यहाँ पर कहना है। अब ये बेसिकली सारी बातें इन्होंने किस विषय पर कही हैं या क्या चर्चाएं चल रही थी लोकसभा में जब इन्होंने ये बातें कही हैं, तो यहाँ पर दो बिल का जिक्र है, ठीक है, दो बिल या दो विधेयक यहाँ पर लोकसभा में लाए गए और लोकसभा में इनको जो है वो वॉइस वोट से कल पास भी कर दिया गया है। और आज ये बिल जो है वो राज्यसभा में पेश होंगे और उम्मीद है कि राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो बिल कौन कौन से हैं? सबसे पहला बिल है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। और दूसरा बिल है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। तो ये दोनों बिल जो है वो कल लोकसभा में लाए गए थे। मतलब लोकसभा में तो ये बहुत पहले ही आ चुके हैं, जब मानसून सत्र चल रहा था तभी 26 जुलाई को ही ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए गए थे। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से इसके ऊपर लोकसभा में चर्चा चल रही थी और कल जो है वो इसके ऊपर लोकसभा में इवनिंग में वोटिंग हुई, वॉइस वोट से इनको पास भी लोकसभा में कर दिया गया, ठीक है। और आज ये बिल जो है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होंगे और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये वहाँ से भी पास हो जाएंगे। तो इसलिए आज हम इन दोनों बिल्स के जो प्रोविजंस हैं उनको थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है। हालांकि बहुत छोटे छोटे प्रोविजंस हैं इन दोनों बिल्स के, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे की न्यूज़ पर अपने चलेंगे, ठीक है। देखो, तो इन बिल की समरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ और वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये इमेज है, मतलब ये मैं लेके आया हूँ, ये शायद आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। इसका PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा एज इट इज़। ये बेसिकली जो बिल की समरी ली गई है वो PRS इंडिया जो वेबसाइट है, दैट इज़ PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की जो वेबसाइट है, वहाँ पर ये लोग इस तरीके की समरीज देते हैं, वहीं से मैंने भी ये पिक किया है। तो इस पूरे के पूरे टेक्स्ट का जो क्रेडिट है वो PRSindia.org को जाता है, यानी कि PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च को जाता है, ठीक है। PRS के रेफरेंस को लेते हुए कई सारे न्यूज़पेपर में जब आर्टिकल्स वगैरह भी आए हैं, ठीक है, कुछ भी इस तरीके के पॉलिटिक्स वगैरह को रिलेटेड या असेंबली ये पार्लियामेंट वगैरह को लेकर, उसके बिल्स वगैरह को लेकर, तो PRS से रिलेटेड आर्टिकल्स, मतलब PRS का रेफरेंस देते हुए आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में ही पब्लिश होते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑथेंटिक सोर्स है, यहाँ से हम लोगों ने भी ये बिल का टेक्स्ट जो है वो लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं इन दोनों बिल्स को क्या है। देखो, सबसे पहला है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023। इस बिल में सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिल कौन से बिल को अमेंड करेगा, क्योंकि अमेंडमेंट बिल है यानी कि किसी ना किसी पुराने बिल को ये संशोधित करेगा, अमेंड करेगा। तो कौन से बिल को अमेंड कर रहा है? द बिल अमेंड्स द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। 2019 में आपको याद होगा कि 5 और 6 अगस्त के दिन जब लोकसभा में ये बिल लाया गया था, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, है ना, जो जम्मू कश्मीर का एक टेम्प्रेरी स्टेटस था उसको ख़त्म कर दिया गया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर जो एक राज्य हुआ करता था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा था। एक थी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा होगी, और दूसरी थी जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की यूनियन टेरिटरी, यानी कि लद्दाख का केंद्र शासित राज्य जिसमें कोई असेंबली नहीं होगी। तो ये उसी बिल को अमेंडमेंट यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। इस बिल में क्या अमेंडमेंट किया गया, देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950 का, इट इज़ 50, ठीक है, नॉट 51। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 यानी कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 का, उसकी जो दूसरी अनुसूची है, द सेकंड शेड्यूल जो उसका है, ठीक है, वो क्या प्रोवाइड करता है? सेकंड शेड्यूल में अगर आप बात करेंगे तो उसमें दिया गया है प्रोवाइड्स फॉर द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, कि किस राज्य में कितनी जो विधानसभाएं हैं उनमें कितनी सीट्स होंगी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी, कितनी सीट्स जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगी, रिजर्व होंगी, और कितनी सीट्स जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व होंगी, आरक्षित होंगी, वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। वो हर राज्य का और यूनियन टेरिटरीज का वहाँ पर मेंशन किया गया है, कहाँ पर? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेकंड शेड्यूल या दूसरी अनुसूची में, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब जो 2019 का एक्ट था, कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, ठीक है, उसने बेसिकली क्या किया कि जब वो एक्ट मतलब जो बिल पास हुआ फिर एक्ट बना, तो उसने ये जो 1950 के एक्ट का 1950 का जो RPA है
उसके सेकंड शेड्यूल को अमेंड किया और उसमें बेसिकली जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट्स बताई गई वो बताई गई 83, ठीक है, कि 83 सीट्स जो है वो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा में होंगी टोटल, जो उस समय यूनियन टेरिटरी बनाया गया था विद असेंबली उसमें, ठीक है। और 83 में 6 सीटें जो है वो रिजर्व थी शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए 6 सीटें रिजर्व थी और कोई भी सीट रिजर्व या आरक्षित नहीं थी फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। ये किस कब की बात हो रही है, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का पास हुआ था, मतलब जब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना था विद असेंबली, विधानसभा के साथ, तो उस समय ये स्थिति थी, ठीक है। 1950 के जो आरपीए है उसके सेकंड शेड्यूल को अमेंड किया गया, क्योंकि उससे पहले तो जम्मू कश्मीर का वहां पर जिक्र यूनियन टेरिटरी के रूप में नहीं था, है ना। तो फिर बाद में जब जम्मू कश्मीर का जिक्र वहां पर यूनियन टेरिटरी के रूप में आया और विद असेंबली, तो वहां पर टोटल सीट्स की संख्या बताई गई कि 83 रहेंगी, 83 रहेंगी, और 6 सीट्स जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व थी और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं थी, ठीक है। लेकिन इसके बाद अब ये जो नया बिल लाया गया है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023, इसमें बेसिकली क्या किया गया है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ा के कर दिया गया है 90, ठीक है। 83 थी टोटल, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 90। शेड्यूल कास्ट के लिए जो पहले 6 सीटें रिजर्व हुआ करती थी, अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 7 सीट, ठीक है। पहले 6 सीटें थी, अब वो बढ़ा के कर दी गई है 7 सीट। और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए पहले कोई भी सीट रिजर्व नहीं थी, अब वो कर दी गई है 9 सीट्स, ठीक है। तो टोटल पहले क्या था, 83 थी, 6 फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 0 फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, लेकिन अब टोटल कर दी गई है 90, जिसमें से 7 सीटें जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए होंगी और 9 सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स या अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व रखी गई हैं, ठीक है। तो ये तो मेन बात हो गई। अब इसके बाद इसमें कश्मीरी माइग्रेंट्स के नॉमिनेशन की भी बात की गई है, ठीक है। इसमें यह लिखा गया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वहां पर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अप टू 2 मेंबर्स, ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी जो है, ठीक है, कश्मीरियों की जो विस्थापित समुदाय है उसमें से 2 लोगों को, अप टू 2 मेंबर्स को लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और वो नॉमिनेट मतलब वहां पर नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे, ये ध्यान रखना है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, वहां पर 2 नॉमिनेटेड मेंबर भी होंगे जिनको नॉमिनेट किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। और ये ध्यान रखिएगा कि उन 2 मेंबर में से एक मेंबर जो है वो महिला होनी चाहिए। वन ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर्स मस्ट बी अ वुमेन, ठीक है। यहां तक बात समझ गए, ठीक है। तो टोटल सीट्स अब हो गई हैं 90, 7 सीट रिजर्व हो गई हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, 9 सीट्स रिजर्व हो गई हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, 2 सीट्स जो है वो नॉमिनेटेड है, और उनमें से 2 को नॉमिनेट कौन करेंगे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वहां के वो, और उन 2 सीटों में से भी एक सीट जो है वो महिला की होगी, ठीक है। उसमें से भी मतलब कम से कम एक महिला जो है वो होनी चाहिए। और ये जो नॉमिनेशन है ये किस कम्युनिटी के लोगों का होगा, जो कश्मीरी माइग्रेंट है, जो कश्मीरी विस्थापित लोग हैं उनका। अब ये माइग्रेंट्स बेसिकली कैसे डिफाइन यहां पर किए गए हैं, देखो, तो यहां पर माइग्रेंट्स को डिफाइन किया गया है एज पर्सन्स हु हैव migrated from the Kashmir Valley or any other part of the state of Jammu Kashmir after 1st November 1989। कि माइग्रेंट्स को डिफाइन किया गया है, माइग्रेंट्स वो लोग होंगे जो कश्मीर घाटी से या जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से उन्होंने माइग्रेट किया है आफ्टर 1 नवंबर 1989, 1989, 1 नवंबर 1989 के बाद जो वहां से माइग्रेट कर गए हैं, और ये रजिस्टर्ड है विद द रिलीफ कमिश्नर, ठीक है। रिलीफ कमिश्नर के साथ के पास इनका रजिस्ट्रेशन है। ऐसे लोगों को माइग्रेंट्स की कैटेगरी में रखा गया है, मतलब ये लोग जो है वो माइग्रेंट्स माने जाएंगे। और इन्हीं में से 2 लोगों का नॉमिनेशन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां की असेंबली में करेंगे, और उन 2 में से भी एक जो है वो महिला होनी चाहिए, ठीक है। और माइग्रेंट जो है, मतलब एक तो ये क्राइटेरिया है, दूसरा क्राइटेरिया ये भी है कि ऐसे इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो रिलीफ कमिश्नर्स के पास जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, और वो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवा पाए, अगर वो इनमें से किसी वजहों से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, तब भी उनको माइग्रेंट कैटेगरी में माना जाएगा, ठीक है। कि या तो बीइंग इन गवर्नमेंट सर्विस इन एनी मूविंग ऑफिस, ठीक है, कि वो किसी भी ऐसे गवर्नमेंट सर्विस में थे, मतलब जहां पर उनको अलग अलग जगह पर काम करना पड़ता है, तो उस वजह से हो सकता है कि वो किसी और जगह पर काम कर रहे हो, है ना, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हो, या फिर हैविंग लेफ्ट फॉर वर्क, वो काम के लिए वहां से चले गए हों काम की वजह से, तो उस वजह से वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, तो वो भी माइग्रेंट्स कैटेगरी में आएंगे। और साथ ही साथ ऐसे भी लोग हो सकते हैं पोजेसिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी एट द प्लेस फ्रॉम वेयर दे माइग्रेटेड बट आर अनेबल टू रिसाइड देयर ड्यू टू डिस्टर्ब्ड कंडीशंस, ठीक है। कि मतलब ऐसे लोग हो सकते हैं
कि जहाँ से उन्होंने माइग्रेट किया है वहाँ पर उनकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब उनका वहाँ पर मकान वगैरह था, लेकिन वो वहाँ पर रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ की कंडीशंस उस समय आपको पता है कि 1990s 1991 के समय में वहाँ पर जब इस तरीके के कश्मीरी पंडितों के ऊपर जब हमले हुए थे, ठीक है, मतलब उसकी पूरी स्टोरी क्या है वो तो देखो, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी को नहीं पता है, बट क्लियरली सबकी अपनी अपनी बातें होती है, ठीक है। कोई कहता है कि सिर्फ कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमला हुआ है, ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि वो पाकिस्तान के लोग थे, टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे जिन्होंने हमला किया था, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, ठीक है, कि क्या था क्या नहीं था। बट सीधी सी बात यहाँ पर यह लिखी गई है कि ऐसे लोग जिनके वहाँ पर घर थे लेकिन वो उन घरों में उन डिस्टर्ब कंडीशंस की वजह से नहीं रह पाए तो वहाँ से वो छोड़ के चले गए, तो उन लोगों को भी जो है वो माइग्रेंट्स कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इस तरीके के लोगों में से 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। नॉमिनेशन करेंगे वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो, और उन 2 जो लोग हैं उनमें से एक महिला होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। इसके बाद यहाँ पर वही लिखा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर में नॉमिनेट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली 1 मेंबर रिप्रेजेंटिंग। अच्छा, एक और पॉइंट है, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, इसके बाद मतलब नॉमिनेशन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, एक और पॉइंट है, एक और व्यक्ति का यहाँ पर नॉमिनेशन होगा जो डिस्प्लेस्ड पर्सन है। वो कौन है देखो, लेफ्टिनेंट गवर्नर में नॉमिनेट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली 1 मेंबर, एक मेंबर होगा सिर्फ नॉमिनेशन, रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम दी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां से जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उस तरीके के लोगों में से भी एक व्यक्ति का नॉमिनेशन यहां पर होगा। और डिस्प्लेस्ड पर्संस का मतलब यह है कि रेफर टू द इंडिविजुअल्स हु लेफ्ट और वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस इन पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर एंड कंटिन्यू टू रिसाइड आउटसाइड सच प्लेस। यानी कि जो लोग उस समय पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहते होंगे और वहां पर जब हालात खराब हुए तो वो लोग वहां से छोड़ के किसी और जगह पर शिफ्ट हो गए, तो ऐसे लोगों में से भी एक व्यक्ति का नॉमिनेशन यहां पर किया जाएगा, ठीक है। और ऐसा डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1947-48 में हुआ होना चाहिए जिस समय बेसिकली पार्टीशन हो रहा था, और 1965 में जब इंडिया और पाक की लड़ाई हुई थी एक बार, उसके बाद 1971 में जब लड़ाई हुई थी। तो इस तरीके के जब भी सिविल डिस्टर्बेंसेस या इस तरीके के किसी प्रकार के डिस्टर्बेंसेस का कोई डर रहा हो और तब वहां से लोग जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से डिस्प्लेस हो गए हो, है ना, तब उन लोगों में से भी किसी एक व्यक्ति को नॉमिनेशन यहां पर दिया जा सकता है, ठीक है। एंड दीज इंक्लूड द सक्सेसर्स इन इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन, यानी कि ऐसे लोगों के जो सक्सेसर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है, मतलब उनमें से भी किसी का नॉमिनेशन किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको वो जो न्यूज़पेपर की हेडिंग दिखाई वहां पर उन्होंने यही बोला था कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो हमारा है, इसीलिए ये बात यहाँ पर उन्होंने, मतलब ये बात थी इसीलिए उन्होंने बोला कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है, मतलब वहाँ के लोग भी जो डिस्प्लेस हुए हैं, है ना, इस तरीके के इन समय पर 47, 48 में, 65 में, 71 में, तो उनमें से भी एक व्यक्ति को जो है वो रिप्रेजेंटेशन, मतलब उस कम्युनिटी का भी रिप्रेजेंटेशन होगा और उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा एक नॉमिनेटेड मेंबर के द्वारा, और उस नॉमिनेटेड मेंबर को भी जो है वो नॉमिनेट कौन करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। पूरी बात समझ गए, यही इस पूरे के पूरे बिल का जो है वो मकसद है और इसमें यही सारी बातें लिखी गई हैं। क्लियर है बात, समझ गए। चलो, इसके बाद जो दूसरा बिल है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे वो थोड़ा सा और सिंपल है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। इस रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल में पहली बात तो यह है, ये बिल किस एक्ट को अमेंड कर रहा है, ये बिल अमेंड कर रहा है द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2004। 2004 का जम्मू एंड कश्मीर का एक रिजर्वेशन एक्ट है, उसको ये अमेंड करता है। और इसमें बेसिकली क्या बात लिखी गई है, देखो, सोशली एंड बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को लेकर यहां पर यह लिखा गया है कि ये जो एक्ट था 2004 वाला, इस एक्ट के अंतर्गत सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में लिखा गया था कि पीपल रिसाइडिंग इन विलेजेस डिक्लेयर्ड एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड बाय द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। मतलब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो उसमें तब ऐड किया गया जब 2019 में वो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उससे पहले तो स्टेट थी, ठीक है। तो यहां पर यह लिखा गया था कि जो भी लोग गांवों में रह रहे हैं, विलेजेस में रह रहे हैं, जिनको डिक्लेयर किया गया है एजुकेशनली एंड बैकवर्ड बाय द एजुकेशनली एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड बाय द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, और पीपल रिसाइडिंग इन एरियाज एडजॉइनिंग द एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल एंड द इंटरनेशनल बॉर्डर, जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जो लोग रह रहे हैं, जो वीक और अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस हैं, सोशल कास्ट एज नोटिफाइड, ठीक है, ये थे बेसिकली सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड एज पर दी जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2004। अब यहां पर यह जो बिल लाया गया है
ठीक है। और इसका एक पॉइंट और है इसमें कि द गवर्नमेंट में मेक इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ कमीशन। ये भी 2004 के ही एक्ट में लिखा गया था कि गवर्नमेंट जो है ये जो वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, ठीक है, क्लासेस के लोग हैं, इनका इंक्लूजन या एक्सक्लूजन कर सकते हैं। मतलब इनको किसी अंडर प्रिविलेज, किसी कैटेगरी के लोगों को अंडर प्रिविलेज्ड और वीक कम्युनिटीज़ में शामिल, क्लासेस में शामिल किया जा सकता है, या उनमें शामिल अगर है तो उनको हटाया जा सकता है। उसके लिए एक बेसिकली कमीशन बनाया जाएगा, ऐसा 2004 के एक्ट में लिखा गया था, और उस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से लोगों को वहाँ पर ऐड किया जा सकता है या वहाँ से उनका नाम हटाया जा सकता है। ठीक है। अब ये जो बिल यहाँ पर लाया गया है 2023 का, इसमें बोला गया है कि ये जो वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस यहां पर लिखा गया था, ठीक है, उसको सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा विद अदर बैकवर्ड क्लासेस एज डिक्लेयर्ड बाय द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कि वीक एंड अदर, जो वीक और अंडर प्रिविलेज क्लासेस था वो टर्म अब हटा दिया गया है। ठीक है, मतलब यहां पर यही लिखा है, देखो, द डेफिनेशन ऑफ वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस इज डिलीटेड फ्रॉम द एक्ट, कि वीक और अंडर प्रिविलेज क्लास अब कुछ नहीं है वहां पर। वीक और अंडर प्रिविलेज क्लास पहले हुआ करती थी 2004 के एक्ट के अनुसार, उस एक्ट को, मतलब उस कैटेगरी को ही हटा दिया गया, उस क्लास को ही हटा दिया गया कि वीक एंड अंडर प्रिविलेज कुछ नहीं है। ठीक है, वीक एंड अंडर प्रिविलेज को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है विद अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा वो अदर बैकवर्ड क्लासेस होंगे, वो अब वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लास उनको आपने नहीं कहना है। ठीक है, क्योंकि वो अब टर्म जो है वहां से हट चुका है। तो बस यही यहां पर मेन बात है, समझ गए? क्लियर है? दोनों एक्ट समझ गए क्या था? ये जो रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल है और जो रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल है, आई होप क्लियरिटी आपको आ गई होगी। ठीक है, बस इतनी ही बातें यहाँ पर दोनों में है। अब अगर आप इसका पूरा का पूरा जो बिल संसद में पेश होता है उसका अगर आप टेक्स्ट देखेंगे तो उसमें फिर आपको अगर मतलब आइडिया है कि बेयर एक्ट्स कैसे पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ये वाला जो 2004 का एक्ट है, जैसे इस वाले की अगर मैं बात करूं तो 2004 का एक्ट आपको एक तरफ से रखना पड़ेगा और दूसरी तरफ जो नया बिल अभी पेश हुआ है वो आपको एक जगह रखना पड़ेगा, और उन दोनों को आपको कंपैरिजन करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये लिखा होता है, जैसे दिखाने की कोशिश करूं क्या मैं आपको एक बार, सो दैट अगर आप कभी मान लो बेयर एक्ट्स पढ़ना चाहो तो कैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, हालांकि मतलब मैं रिकमेंड करूं या नहीं करूं दैट डजेंट मैटर, मतलब किसी की कभी इच्छा होती है लेकिन उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। ठीक है, देखो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ वो। ठीक है, जैसे देखो, अगर हम PRS लेजिस्लेटिव की साइट पे चलें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको बिल देते हैं। एक मिनट रुकना, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया आ सकता है इससे भी, क्योंकि अगर आप उसको स्टैंड अलोन उठा के पढ़ोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखना अभी। ठीक है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाला है जम्मू कश्मीर, हाँ देखो ये है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। अच्छा, ये इन्होंने सुबह अपडेट किया होगा इसको, तब ये 6 दिसंबर को पास दिखा रहा है। देखो, जो बिल का ओरिजिनल टेक्स्ट होता है ना वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जो संसद में पेश हुआ होगा वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है। अब ये थोड़ा सा ना, मैं वही कह रहा हूँ कि इसको स्टैंड अलोन आप नहीं पढ़ सकते। स्टैंड अलोन पढ़ेंगे अगर आप इसको, तो इसमें ऐसा लिखा जाता है कि इन द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 इन सेक्शन 2 इन क्लॉज ओ। ठीक है, क्लॉज ओ के जो सब क्लॉज 3 है उसमें फॉलोइंग सब क्लॉज शेल बी सब्स्टिट्यूटेड, नेमली अदर बैकवर्ड क्लासेस डिक्लेयर्ड एज सच बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर उसका जो प्रोविजन है उसमें सेट कैटेगरी के बजाय कैटेगरी ऑफ सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस शेल बी सब्स्टिट्यूटेड, और क्लॉज क्यू जो है वो ओमिट कर दिया गया है। तो ये बेसिकली 3 प्रोविजन है। अब आपको 2004 के एक्ट में जब ये नहीं पता कि उसके सेक्शन 2 के सब क्लॉज ओ के सब क्लॉज 3 में क्या है, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको पहले 2004 का एक्ट जो है वो एक साइड रखना पड़ेगा और एक साइड आपको ये चीज़ें रखनी पड़ेंगी, और तब जाके आप कंपैरिजन कर सकते हो कि 2004 का जो एक्ट के सेक्शन 2 के क्लॉज ओ के सब क्लॉज 3 में क्या लिखा गया है और वहां पर जो चीज़ लिखी गई है उसको किस चीज़ से सब्स्टिट्यूट किया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि उस एक्ट का क्लॉज क्यू ओमिट कर दिया गया है, वो क्लॉज क्यू वही है कि वीक और अंडर प्रिविलेज क्लासेस को वहां पर डिफाइन किया गया था, बट अब वो पूरा का पूरा क्लॉज जो है वो हटा दिया गया है, यानी कि वीक और अंडर प्रिविलेज क्लासेस वहां पर एक्ट में उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो बिल है ना, इनको ऐसे स्टैंड अलोन नहीं पढ़ सकते, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, आपको फिर दोनों बिल जो है वो कंपेयर करने पड़ते हैं। जैसे ये तो छोटा सा बिल है, इसमें सिर्फ 2-3 प्रोविजंस थे, है ना, तो वो तो आप फिर भी समझ सकते हो। अगर कोई लंबा चौड़ा बिल आ गया उसको आप ऐसे स्टैंड अलोन नहीं पढ़ पाओगे, और वैसे भी कंपेयर करके ही पढ़ोगे तो बड़ा मुश्किल है। इसीलिए PRS जो इस तरीके की समरीज देता है, जैसे ये वाले बिल की समरी यहीं से मैंने ली है, ये वाली, ठीक है ना, यही पूरी की पूरी समरी है, और इस समरी को अगर आप पढ़ते हैं तो वो काफ़ी अच्छा आपको एक सिंपल तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। क्लियर है बात?